गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 13 साउंड का तीसरा लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। आज हम इस लेक्चर में एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इस पर हम लोग आज स्टडी करेंगे। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चीज का नाम है साउंड में एम्पलीट्यूड। ये है आपका एम्पलीट्यूड। इसके बाद है आपका टाइम पीरियड, ये हो गया टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इन तीनों टर्म को आज हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ना है हमें आज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमारा ये एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। हम लोगों ने पढ़ा था कि टू एंड फ्रो मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन और ओसिलेशन। वाइब्रेशन और ओसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन of an object is called vibration or oscillation. Vibration is so called oscillation also. Vibration and oscillation. To fro मतलब कि इस पॉइंट से आगे ये हुआ पीछे, इधर आगे ये पीछे। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ओसिलेशन और वाइब्रेशन। द मोशन इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेशन और यू कैन से ओसिलेटरी मोशन भी इसको कहते हैं हम, ओसिलेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन या ओसिलेशन और सो कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी के बारे में कि नंबर ऑफ ओसिलेशन, एक सेकेंड में कोई चीज कितना बार वाइब्रेट करता है अपने फिक्स्ड पॉइंट से, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ कि नंबर ऑफ ओसिलेशन और वाइब्रेशन, यू कैन से नंबर ऑफ ओसिलेशन और वाइब्रेशन, और नंबर ऑफ ओसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसको कहते हैं पर सेकेंड, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ओसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन कहते हैं। तो इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। इसको हम लोग हर्ट्ज में भी यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ये हर्ट्ज में एक्सप्रेस किया जाता है। और सिंपली वी कैन राइट Hz। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। अब यहां पर इसका सिंबल होता है Hz, ऐसा यूनिट मतलब सिंबल होता है Hz, और वन इसको कहते हैं वन ओसिलेशन पर सेकेंड, वन साइकिल पर सेकेंड, या ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज। मतलब अगर कोई बात करे ए फ्रीक्वेंसी ऑफ
A frequency of 1 hertz means one vibration, one vibration or one oscillation per second, one oscillation per second. इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज मीन्स वन वाइब्रेशन और वन ओसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज का अर्थ क्या होता है कि 1 वाइब्रेशन और 1 ओसिलेशन पर सेकेंड हो गया। मतलब कि एक बार का ओसिलेशन होता है कि 1 सेकेंड में कितना बार कोई फिक्स पॉइंट, जैसे मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां, ये हो गया 1 ओसिलेशन। ऐसा 1 सेकेंड में कितना बार करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए ये बी पोजीशन है, ये ए पोजीशन है, ये सी पोजीशन है, सी से बी, फिर बी से सी जो हो गया वो 1 ऑसिलेशन हो गया। यहां से यहां जाना, फिर यहां से यहां आना, इज कॉल्ड 1 ऑसिलेशन। इसको 1 ऑसिलेशन कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे यहां पर कि एवरी वाइब्रेशन, जितने भी वाइब्रेशन हैं सबके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं और उन सभी वाइब्रेशन के 3 विशेषता होती है। ईच वाइब्रेशन हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहां पर एवरी वाइब्रेशन has 3 characteristics, प्रत्येक वाइब्रेशन की कितनी विशेषता होती है, 3 विशेषता होती है। तो पहला आता है इसमें, ये आपका फर्स्ट होता है एम्पलीट्यूड। दूसरा होता है आपका फ्रीक्वेंसी, दूसरा टाइम पीरियड, और तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी। इसमें हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अगर मान लीजिए कि आप झूला पर बैठते हैं, झूला पर बैठने के बाद एक बार आपको ठेल देता है, तो इधर से आप किसी मैक्सिमम पोजीशन पर, फिर सेंट्रल, फिर मैक्सिमम, मतलब कि वो ओसिलेट करता है अपने मीन पोजीशन पर। तो माय स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली। अगर झूला जो है वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली बैक एंड फोर्थ हमेशा, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड मेकिंग स्विंग इज मेकिंग वाइब्रेशन। वी यूज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन वर्ड। वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन सेम थी। अगर मान लीजिए कि एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं, यहां पर सिंपल पेंडुलम को लिया गया है समझने के लिए कि इसमें क्या है। इन टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगर हम लोग इस सिंपल पेंडुलम को एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हम लोग आसानी से वाइब्रेशन को समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल पेंडुलम, इट इज मेड बाय टाइम अबाउट 1 मीटर, long thread, tying about 1 meter long thread from a small metal ball, 1 meter long thread from a small metal ball को हम लोग बॉब कहते हैं, बॉब भी कहा जाता है। तो ये पेंडुलम जो है, एंड सस्पेंडिंग इट फ्रॉम हाइट, एंड इसको क्या करते हैं, सस्पेंडिंग इट फ्रॉम हाइट, और ऊंचाई से इसको सस्पेंड करते हैं, सस्पेंडिंग करते हैं। जैसे देखिए ये यहां पर ये पेंडुलम है, दिस इज योर मेटल बॉल, ये हो गया लॉन्ग थ्रेड, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग थ्रेड।
लॉन्ग थ्रेड। अब ये जो हो गया आपका, ये हो गया मेटल बॉल, ये मेटल बॉल हो गया। A small metal ball of pendulum, this is metal ball, a small metal ball of pendulum, पेंडुलम का स्मॉल मेटल बॉल को मेटल बॉल कहा जाता है। यहां पर पेंडुलम एट रेस्ट, ये क्या कंडीशन है, ये पेंडुलम इज एट रेस्ट, ये हो गया पेंडुलम इज एट रेस्ट पोजीशन। पेंडुलम कहां है, पेंडुलम अपने रेस्ट पोजीशन पर है, ना हिल रहा है ना डोल रहा है। लेकिन जैसे इसमें थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे तो ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देगी, तो पेंडुलम अपने रेस्ट कंडीशन में है। पेंडुलम इज एट रेस्ट कंडीशन। अब इसमें क्या है, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक ए स्विंग बिटवीन वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो मतलब ये स्विंग की तरह झूलेगा जब थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे तो कैसे झूलेगा ये हम देखेंगे। ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर मेटल बॉब है नॉर्मली रेस्ट, तो ये यहाँ पर जाएगा, ये पॉइंट हो गया। इधर से ये पेंडुलम कुछ समय के बाद थोड़ा सा फोर्स लगाने पर यहाँ चला जाएगा, तो ये जो है पेंडुलम इस तरह से स्विंग करेगा। तो स्विंग करते समय ये पेंडुलम जो है ये इनिशियली रेस्ट कंडीशन में ए पर था, तो ए से थोड़ा सा फोर्स लगाए तो ये चला गया बी पर, और फिर वहां से ए पर, फिर यहां से सी पर। तो ये जो मोशन है इसका, यहां से बी टू सी यहां पर, और फिर सी टू बी, ये हो गया वन ऑसिलेशन। मतलब क्या हुआ यहां पर, पोजीशन बी एंड सी आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम ए। मतलब ए से द पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, ए से सी जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजीशन मतलब सेंटर से सबसे ज्यादा दूर है, ये सेंटर से सबसे ज्यादा दूर है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस, एंड वी से दैट यहां से यहां गया, देखिए यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो हम लोग क्या कहेंगे, इट कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। द पेंडुलम bob moves from B to C and then from C to B, B to C and then from C to B, it is one vibration। ये हो गया वन वाइब्रेशन, ये एक वाइब्रेशन हो गया, एक कंपन हो गया। तो प्रत्येक वाइब्रेशन के कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड, यहां से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। यहां पर हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, ये हो गया एम्पलीट्यूड। प्रत्येक वाइब्रेशन के, प्रत्येक कंपन के तीन कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें पहला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन, अपने सेंट्रल पोजीशन से। तो बच्चों ए से सी तक का ये सेंट्रल पोजीशन है आपका, और सी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ये मैक्सिमम, यही हुआ एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक का एम्पलीट्यूड हो गया, और यहां से ये बी भी इसका एम्पलीट्यूड हो गया। मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन, ये हो गया सी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन, दैट इज पोजीशन कौन कौन हो गया, पोजीशन बी एंड सी आर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
प्लेसमेंट फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है, यू शुड नोटिस, यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। इसका होता है डिस्प्लेसमेंट है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट है इसलिए एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर हो गया। यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। एम्पलीट्यूड का मीटर यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर होता है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है सेंट्रल पोजीशन से और इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहला ये जो है एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया एम्पलीट्यूड। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन और एक ओसिलेशन में, एक वाइब्रेशन और एक ओसिलेशन करने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय by vibrating object, time taken by vibrating object to complete one vibration, time taken by vibrating object to complete one vibration is called time period. Time taken by vibrating object एक वाइब्रेशन करने में, फॉर ए गिवन पेंडुलम, किसी गिवन पेंडुलम के लिए, फॉर अ गिवन पेंडुलम टाइम पीरियड इज सेम, टाइम पीरियड इज सेम एवरी टाइम। देखिए किसी गिवन पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पेंडुलम का जो लेंथ होगा वो फिक्स रहेगा, ये बॉब का मास भी वही रहेगा, ये लेंथ इज फिक्स्ड, सो सेम टाइम होगा। गिवन पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड सेम एवरी टाइम। ये पॉइंट बहुत नोटिस करने वाली बात है, लेकिन वही उसकी लेंथ, अगर दूसरा पेंडुलम होगा उसका लंबाई बढ़ जाएगा तो इस पेंडुलम और इस पेंडुलम के टाइम पीरियड में फर्क हो जाएगा, बिकॉज लेंथ इंक्रीज कर रहा है। और टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का होता है t = 2π√L/g। तो यहां पर लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। देखिए यहां पर ऊपर वाला फैक्टर लेंथ है, ग्रेविटी 9.8 है, पोल पर और इक्वेटर पर जाने पर थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन टाइम पीरियड जो होगा सिंपल पेंडुलम का लेंथ बढ़ने से प्रभावित होता है। तो अगर मान लीजिए कि गिवन पेंडुलम उस एक ही पेंडुलम है, एक ही तरह का पेंडुलम है, वही पेंडुलम है, तो उसका टाइम पीरियड हर समय एक ही जैसा रहेगा। इट विल नॉट चेंज, टाइम पीरियड विल नॉट चेंज फॉर ए गिवन पेंडुलम। किसी दी हुए पेंडुलम के टाइम पीरियड आपके कभी नहीं बदलेंगे, यू शुड नोटिस, कभी नहीं। एकदम जस्ट लाइक फिंगर प्रिंट की तरह है कि पेंडुलम है अगर वही है तो उसका टाइम पीरियड वही रहेगा। यहां पर तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा? एसआई यूनिट, इस टाइम पीरियड का एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। सेकेंड सब चीज का टाइम में सेकेंड ऐसा यूनिट है, इसलिए टाइम पीरियड है तो उसका भी ऐसा यूनिट सेकेंड होगा। तो अब टाइम पीरियड के बाद चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज दिस फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है इसके बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ओसिलेशन
the number of vibration or oscillation number of vibration or oscillation made in 1 second, made in 1 second, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। 1 सेकेंड में कोई पिंड, जैसे कि ये यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, मतलब 1 सेकेंड में ये B to C और C to B कितना बार कर रहा है, कितना बार दो B to C और C to B 1 सेकेंड में कितना बार कर रहा है, कितना बार ओसिलेट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये हो गया यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। यूनिट ऑफ हमने क्या पढ़ा, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी unit of frequency of vibrating object is hertz symbolically Hz, or you can write cycle per second is also unit of frequency। अच्छा, ऐसा यूनिट हर्ट्ज। तो एक क्वेश्चन है, ओसिलेशन 1 सेकेंड में कितना होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है। नंबर ऑफ ओसिलेशन इन 1 सेकेंड, वही आपका हो जाता है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम लोग इसी पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन है कि अ pendulum makes 15 oscillation, कितना ऑसिलेशन कर रहा है, pendulum makes 15 oscillation in 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। What is the frequency of pendulum? What is the frequency of pendulum? देखिए, एक पेंडुलम है, 5 सेकेंड में 15 बार ऑसिलेट कर रहा है। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था कि 1 सेकेंड में वो कितना बार ऑसिलेट करेगा। तो एक पेंडुलम 15 ऑसिलेशन कर रहा है 5 सेकेंड में, तो यहां पर 1 सेकेंड में ये कितना बार ऑसिलेट कर रहा है। यहां पर अगर सॉल्यूशन इसका हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन number of oscillation made by pendulum in 1 second is called its frequency। देखिए यहां पर बच्चों, इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेशन हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 5 सेकेंड में 15 ऑसिलेशन कर रहा है। तो इनको हियर पेंडुलम ऑसिलेट्स in 5 seconds, here in 5 seconds pendulum oscillates 15 times। 5 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, 15 बार। सो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पेंडुलम oscillates 1 सेकेंड में पेंडुलम ऑसिलेट कितना करेगा, 15/3 टाइम्स।
15 बाई 5 टाइम्स मतलब 3। 1 सेकेंड में 3 बार ऑसिलेट करेगा, मतलब 3 ऑसिलेशन होगा, 3 ऑसिलेशन। तो 1 सेकेंड में ऑसिलेशन की संख्या कितनी हो गई? 3 बार। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम इज, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेट कर रहा है, यही फ्रीक्वेंसी है आपका 1 सेकेंड में ऑसिलेशन। तो 1 सेकेंड में पेंडुलम 3 बार ऑसिलेट कर रहा है आपका, मतलब 1 सेकेंड में 5 सेकेंड में पेंडुलम 15 बार, तो 1 सेकेंड में पेंडुलम 3 बार ऑसिलेशन कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पेंडुलम इज, द frequency of this pendulum is 3 oscillation per second, मतलब 3 बार वाइब्रेशन कर रहा है। और ये लिख सकते हैं आप 1 oscillation per second 1 hertz, 3 oscillation per second 3 hertz, or you can simply write 3 hertz, or you can write 3 cycle per second. You can write like this. These are the way which you can write the unit of frequency. ये 3 तरीकों में आप फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं। 3 hertz, 3 cycle per second, 3 oscillation per second। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो, ये जो है हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखा हमने, और न्यूमेरिकल में हमने 3 हर्ट्ज 3 साइकिल पर सेकेंड गिव। अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि अगला क्वेश्चन इज योर दिस क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। देखिए ये 3 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, और एक चीज बहुत नोट करने वाली बात है बच्चों कि हमारे कान का जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज है। मतलब जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज की होगी तभी हम किसी आवाज को सुन सकेंगे, और 20,000 हर्ट्ज से नीचे होगी तब हम उस आवाज को सुन सकेंगे। तो 20 हर्ट्ज से ऊपर 20,000 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। यहाँ पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 हर्ट्ज। तो क्या आप इस ध्वनि को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। यू कैन हियर दिस साउंड। इस तरह के ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम यू कैन राइट हियर the frequency of pendulum, here the frequency of pendulum is less than 20 hertz and less than 20 hertz. So a vibrating simple pendulum vibrate produces sound of having very low frequency, और ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग को कितना चाहिए सुनने के लिए? 20 हर्ट्ज। तो ऑब्जेक्ट मस्ट वाइब्रेट। ऑब्जेक्ट को 1 सेकेंड में 20 बार वाइब्रेट करेंगे। 1 सेकेंड में 20 बार, अगर हमारा हाथ भी वाइब्रेट करे 1 सेकेंड में 20 बार, तो ये आवाज सुनाई देगा। मतलब 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए टू हियर द साउंड को हियर करने के लिए। कितने हर्ट्ज? 20 हर्ट्ज। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज। अगर कोई फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज से नीचे जाएगा तो आप उस आवाज को, 20 हर्ट्ज से नीचे जाएगा तो आप उस आवाज को नहीं सुन सकते हैं। यू कैंट हियर। अब यहां पर है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी relation between time period, relation between time period
एंड फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में। दिस मीन्स दैट टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है जितना ऑसिलेशन हो जाए। टाइम पीरियड, इसका अर्थ क्या है? टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल हो गया पर 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, इसका अर्थ है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ। दिस मीन्स देखिए 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन, मतलब दिस मीन्स टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड किसके रेसिप्रोकल है? फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल है। दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई एफ। टी डिनोट कर रहा है टाइम पीरियड को, एफ डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। दिस इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। This is relation between time period and frequency। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में यही रिलेशन आपके साथ है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे What is time period of simple pendulum? क्वेश्चन है यहां पर। क्वेश्चन इज what is time period of simple pendulum? What is time period of simple pendulum which vibrate with frequency? Which vibrate with frequency of 10 hertz। तो देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन क्या आपका, पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दे रहा है। तो यहां पर सॉल्यूशन हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े हैं इसके सॉल्यूशन में पढ़े हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, 1 बटा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहां पर 1 बाई 10 दैट इज 0.1, मतलब इतना सेकेंड में एक ऑसिलेशन कर रहा है, इतना सेकेंड हो गया। टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज टाइम period of this pendulum is 0.1 second। Time period of this pendulum is 0.1। Time period of simple pendulum is 0.1 second। मतलब इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो 0.1 सेकेंड का होगा, मतलब 0.1 सेकेंड में एक कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा। तो दिस इज राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की विशेषता क्या क्या होती है। तो यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साउंड जो है वो डिपेंड करता है, साउंड वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। यू शुड नो साउंड वेव
sound waves are characterized by amplitude and frequency. Amplitude and frequency पर साउंड वेव जो है वो किस बात पर कैरेक्टराइज होता है, या उसके एम्पलीट्यूड पर और फ्रीक्वेंसी पर। तो साउंड वेव हैव डिपेंडिंग अपॉन, अब यहां पर बात देखेंगे, साउंड वेव जो है मुख्य रूप से किन बात पर निर्भर करता है, उसकी विशेषता है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव्स की जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर डिपेंडिंग अपॉन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग अपॉन एम्पलीट्यूड and frequency of the sound wave एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के आधार पर साउंड वेव, we have two characteristics. Three characteristics we can write. Three characteristics. पहला हो गया आपका लाउडनेस, फर्स्ट इज योर लाउडनेस, दूसरा हो गया पिच, और तीसरा हो गया आपका क्वालिटी। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। तो पहले हम लोग जानेंगे लाउडनेस क्या है। डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर ये निर्भर करता है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन, लाउडनेस किन बात पर डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर लाउडनेस आपका निर्भर कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड अपने मुख्य पोजीशन से, सेंट्रल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की स्थिति होती है। जितना ज्यादा सेंट्रल पोजीशन से मैक्सिमम दूर जाएगा वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जैसे कि एक स्ट्रेच्ड वायर है, इसको हम नॉर्मली खींचते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, इस तरह से ऐसे। अगर ये हम स्ट्रेच्ड वायर है, स्ट्रेच्ड रबर बैंड ही समझ लीजिए, इसको और खींचिए तो ये ऐसे इस तरह से हो जाएगा, दिस इज लाइक दिस। तो यहां पर जो इसके तनाव की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सपोज ये ए है, और यहां पर जो हमने स्ट्रेच किया वो तनाव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो सेंट्रल पोजीशन, इस सेंट्रल पोजीशन से पार्टिकल के, ये जो है यहां से यहां, इसको मानते हैं हम A1 है, तो यहां से यहां मानते हैं A2 है। तो आप देखिए सेंट्रल पोजीशन से किसकी ऊंचाई अधिक है, A2 की। तो ये क्या हो गया, लाउड साउंड हो गया, मोर लाउडर। और ये क्या हो गया, लिस्ट लाउडर। मतलब कहने का अर्थ है कि ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो साउंड उतना तेज होगा। फिर भी हम लोग स्ट्रेच्ड वायर से आवाज कम ही सुन पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। सो एम्पलीट्यूड पर साउंड का लाउडनेस डिपेंड करता है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। अब लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। लाउडनेस ऑफ साउंड, इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड is directly proportional to the square of amplitude, amplitude of vibration।
साउंड का जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। वाइब्रेशन ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। इस बात पर लाउडनेस विल बिकम 4 टाइम्स बिकॉज इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर लाउडनेस डिपेंड करता है। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। मतलब क्वेश्चन अगर बात करें, इफ लाउडनेस ऑफ वाइब्रेशन, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डबल्ड, अगर साउंड के एम्पलीट्यूड को दोगुना कर दिया जाता है, द लाउडनेस विल बिकम, जैसे कि L इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, A का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया गया है, डबल, तो कितना हो गया 4 टाइम्स। मतलब इफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डबल्ड, द लाउडनेस विल बिकम, द लाउडनेस विल बिकम 4 टाइम्स, लाउडनेस विल बिकम 4 टाइम्स, लाउडनेस 4 गुना हो जाएगा। तो ये दिखाया जा रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड को आधा कर दिया है, आधा, तो आधा का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड को अगर आधा कर दिया जाता है तो लाउडनेस ऑफ साउंड विल बिकम 1/4 हो जाएगा। आधा कर देने पर लाउडनेस, अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाएगा तो लाउडनेस 4 गुना हो जाएगा। एम्पलीट्यूड को अगर आधा कर दिया जाएगा तो लाउडनेस 1/4 हो जाएगा। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज हाफ, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ sound is half, then loudness will become 1/4। चूंकि लाउडनेस इज इक्वल टू A का स्क्वायर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को कितना किया गया है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो लाउडनेस 1/4 आ जाएगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेशन ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, एक्सप्रेशन ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, मतलब लाउडनेस ऑफ साउंड को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहां पर लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड बाय लाउडनेस ऑफ साउंड इज expressed in the unit of decibel, expressed in the unit of डेसीबेल, ग्राहम बेल के नाम पर बना है डेसी, 1/10 बेल। सिंबल ऑफ डेसीबेल क्या हो जाएगा, सिंबल ऑफ डेसीबेल इज इक्वल टू डीबी, दिस इज द डेसीबेल का सिंबल हो गया। सॉफ्टेस्ट साउंड ऑफ विच, ये नोट कीजिएगा, सॉफ्टेस्ट साउंड सबसे मृदुल आवाज, सॉफ्टेस्ट साउंड विच ह्यूमन कैन हियर, विच ह्यूमन कैन हियर, softest sound which human can hear is said to have loudness of 0 decibel। ये लाउडनेस ऑफ साउंड हमने देखा है कि पहले एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। अब कुछ और बताएंगे आपको कि लाउडनेस ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया पर भी डिपेंड करता है। लाउडनेस ऑफ साउंड किस बात पर डिपेंड करता है, लाउडनेस ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक साउंड में लाउडनेस ऑफ साउंड
loudness of sound also depends on देखिए, आवाज पहले लाउडनेस किन बात पर था, एम्पलीट्यूड पर निर्भर होता था। अब लाउडनेस ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑन द एरिया पर भी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया पर भी निर्भर करता है। सो ग्रेटर द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, नोट पॉइंट लिखिएगा, greater the area of vibrating body, the area of vibrating body, greater the area of a vibrating body, louder is the sound produced, louder is the sound produced, सबसे तेज आवाज साउंड प्रोड्यूस्ड। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा साउंड आपको प्रोड्यूस्ड होगा। अगर आपको नहीं फेथ है तो आप 2 ड्रम लें और एक स्मॉल अदर दूसरा बिग है और दोनों पर आप ड्रम को ठोके तो जिसका ज्यादा एरिया होगा वो ज्यादा आवाज करेगा। मतलब 2 ड्रम्स लेते हैं हम ऐसे, एरिया ए है, दूसरे ड्रम्स इस तरह से हैं, ये एरिया ए डैश है, मतलब इसका 3 है। तो इफ यू टेक 2 ड्रम, वन स्मॉल, ये स्मॉल ड्रम है और दूसरा ये बिग ड्रम है, बिग ड्रम, स्मॉल ड्रम, और उसमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बीट कीजिए दोनों को एक जैसे। बीट कीजिएगा तो बिग ड्रम में जो साउंड होगा वो ज्यादा आएगा स्मॉल ड्रम के अपेक्षा। जो बड़े ड्रम है उसमें साउंड ज्यादा आ जाएगा कम छोटे ड्रम के अपेक्षा बीट करने पर। तो लाउडनेस ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया पर भी डिपेंड करता है। अब साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में दूसरे पॉइंट पर हम जाएंगे जिसका नाम है पिच, PITCH। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये अभी वही चीज है सर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब हम लोग पिच के बारे में पढ़ेंगे। पिच क्या है, व्हाट इज पिच। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों पिच, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का पिच। पिच ऑफ ए साउंड, पिच का अर्थ होता है साउंड का जो पिच है उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा हम लोग कहेंगे कि हाई पिच्ड साउंड है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को हम लोग कहते हैं हाई पिच्ड साउंड, कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम लोग कहते हैं लो पिच्ड साउंड। मतलब यहां पर क्या है कि लाउडनेस ऑफ साउंड के बारे में, पिच ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, ये डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड और सेकंड प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी। मतलब जितना वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, कितना ज्यादा वाइब्रेशन, ज्यादा पिच। साउंड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, वी कैन से साउंड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी is said to have high pitched, is said to have high pitched। ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हाई पिच्ड कहते हैं। and sound of low frequency is called low pitched, sound of low frequency is low pitched। अच्छे बच्चों ये बताइए कि 1 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज है, एक फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, तो कौन ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुआ, 30 हर्ट्ज। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को कहेंगे हाई पिच है और लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को बोलेंगे लो पिच्ड साउंड है। तो यहां पर अगर इसकी ग्राफ को देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम इसको हम लोग सीखेंगे तो ज्यादा, ये देखिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस तरह से है। अगर इस ग्राफ को हम करें ऐसे
इसमें कम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये हाई फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो ये हो गया हाई पिच, ज्यादा वेव पर सेकंड पास कर रहा है, तो ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी। तो हाई पिच साउंड इज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, और इसमें यही चीज यहां दिखाना है कि हाई पिच है, ये लो पिच है। तो ये फिगर ए है, ए जो क्या है वो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब हाई पिच। इसको क्या कहेंगे, हाई पिच कह देंगे, पिच। और ये यहां पर जो है ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी का साउंड, और ये हो गया लो पिच्ड साउंड, लो पिच्ड साउंड। दिस इज दिस, एक हो गया हाई पिच, एक हो गया लो पिच साउंड। हायर द पिच श्रिलर इज द साउंड, ज्यादा पिच वाले साउंड ज्यादा थोड़ा सा श्रिल करते हैं, मिठास रखते हैं। यहां पर चलेंगे, हायर द पिच, हायर द पिच, हायर द पिच श्रिलर इज साउंड, श्रिलर इज sound. But if the pitch is low, if the pitch is low, sound is flat or you can say grave. तो हम लोग में से, मेल और फीमेल में से गर्ल्स का साउंड जो होता है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है, हाई पिच्ड साउंड होता है। तो गर्ल की साउंड जो होगी वो श्रिलर होगी, हम लोग की साउंड जो होती है थोड़ा फ्लैट होगी और ग्रेव होगी। लेकिन चाइल्ड का और कम होगा, लो पिच्ड, मोर देन फीमेल ऑल्सो चाइल्ड हैव लो पिच्ड साउंड। वो हमको लगता है कि बहुत लो पिच साउंड को भी कभी कभी वो सुनते हैं। हमें लोग चाइल्ड का जो है बहुत लो पिच साउंड होता है चिल्ड्रन का। तो पिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉइस ऑफ चाइल्ड, अगर लिखे बात तो वॉइस ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चों की आवाज की बात देखी जाए तो बच्चों की आवाज जो होती है वो एकदम लो पिच्ड होती है। तो वॉइस ऑफ चाइल्ड इज श्रिलर देन, इज श्रिलर, श्रिलर देन दैट ऑफ एन एडल्ट, दैट ऑफ एन एडल्ट। पिच कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का। पिच जो है, पिच क्या है, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। पिच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जो फ्लैट साउंड और श्रिल साउंड में डिफरेंशिएट करते हैं। पिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, पिच इज कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच distinguish between shrill sound from flat sound, shrill sound from flat sound, shrill sound और flat sound में डिस्टिंग्विश करते हैं। ये है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है तो पिच भी इंक्रीज कर रहा है। पिच की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब पिच बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस पिच ऑल्सो इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस पिच इंक्रीजेस। Pitch can differentiate between different sound. Pitch is that characteristic of sound which can differentiate between the different kind of sound. यहां पर देखिएगा, pitch is that characteristics of sound by which we can distinguish between different sound of same loudness। देखिए दो ध्वनि है ए और बी, ए बी है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब सेम लाउडनेस।
सेम लाउडनेस। अब इस लाउड साउंड में भी कुछ ना कुछ है जो दोनों एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। दोनों की लाउडनेस ए और बी की सेम है, लेकिन फिर भी दोनों की आवाज को जो है हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, तो वो काम है पिच का। हम भी ये बोले, दूसरा लोग भी ये बोले, तो एक में जो है, अब ए जो है वो भी दोनों का आवाज एक जैसा, एक लाउडनेस का है। तो एक लाउडनेस का है, तो अगर एक लाउडनेस का आवाज है लेकिन फिर भी कुछ है जो दोनों में डिफ्रेंशिएट है, तो वो पिच के कारण है। पिच ही डिफ्रेंशिएट करता है साउंड के लाउडनेस को। बर्ड से क्रो मेक्स हाई पिच साउंड। कौवा का काव को आपने सुना होगा, वो बहुत हाई पिच होता है। क्रो मेक्स हाई पिच्ड साउंड। कौवा जो है हाई पिच्ड साउंड बनाता है। वेयर एज लायन का जो होता है, ये भी नोटिस कीजिएगा, कभी कभी किसी कंपटीशन में पूछ देता है, लायन मेक्स लो पिच्ड साउंड। लो पिच्ड साउंड, लायन का साउंड लो पिच्ड होता है। साउंड ऑफ व्हिसिल इज सेड टू बी श्रिल। तो ये चीज है कि क्रो मेक्स हाई पिच साउंड और लायन मेक्स लो पिच्ड साउंड। साउंड का ये दिखाया गया है। अब हम लोग ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स को पढ़ेंगे। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, ये हेडिंग मुख्य हेडिंग है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। लेकिन ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स जो है, ये ऑडिबल ऑफ साउंड, इनऑडिबल साउंड्स हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन हम आज का क्लास जो है चैप्टर 13 साउंड के तीसरे लेक्चर के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। साउंड के अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।